शालिनी, जो कि अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, उसने बिना रिश्ता फिक्स हुए शादी को लेकर खूब सारे अरमान संजो रखे थे। ऐसे ही एक दिन शालिनी अपनी दोस्त प्रिया को फोन करके उससे कहती है, यार मैंने ना अपनी शादी के लिए एक लहंगा पसंद किया है, पूरे 50,000 का, और इस शहर के बेस्ट डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ लहंगा है वो। अरे वाह, क्या बात है। तू तो बड़ी ही छुपी रुस्तम निकली। रिश्ता पक्का हो गया और तूने बताया ही नहीं, सीधा अब लहंगा फिक्स हो रहा है। वाह रे तेरी दोस्ती शालिनी मैडम। अरे तो पागल है क्या, मेरी शादी अभी फिक्स नहीं हुई है। मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत सारे ख्वाब सजा रखे हैं, उसे ही पूरा करने की सोचती हूँ। हे भगवान, सही में 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर भगवान से अच्छे दोस्त मांगे थे, लेकिन इतने अमाउंट में तेरे जैसे ही दोस्त मिलेंगे। तू ना मेरा मजाक मत बना। हर लड़की शादी को लेकर खूब सारे सपने सजा के रखती है। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी शादी ठंड में हो, हम दोनों पति पत्नी हनीमून पर जाएं, ठंड के मौसम में सारी चीजों को एंजॉय करें। वाह रे तेरे सस्ते सपने। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी सहेली की शादी ठंड में ही हो, क्योंकि ऐसी उसकी इच्छा है। और अब ना मुझे काम करने दे, क्योंकि मेरे पास तेरे इन फालतू सपने के लिए समय नहीं है। हाँ जाना, तेरे लिए सपने सस्ते होंगे, मेरे लिए ये सब बहुत ज्यादा कीमती है। और अब फोन रख, परेशान करती रहती है मुझे। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन शालिनी के घर उसकी कजिन सिस्टर मिनी की शादी का इनविटेशन आता है। ये देख शालिनी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये क्या, इतनी गर्मी में कौन शादी करता है, मुझे नहीं जाना, पूरा मेकअप खराब हो जाता है पसीने से। ज्यादा बकवास करी ना, 8 नंबर की चप्पल मारूंगी फेंक के, और मुंह पर छपेगा 16। और हाँ, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। ठंड में शादी करने का मतलब होता है कि दुगना खर्चा करना। अरे रिश्तेदारों की रजाई, गद्दे, कंबल, इन सब का भी तो अरेंजमेंट करना होता है। गर्मी में कम से कम रजाई कंबल का खर्चा तो बचता है। और तो और सर्दियों में रिश्तेदारों को गरम गरम खाना चाहिए होता है, जिससे गैस भी ज्यादा खर्च होती है। मैं तो तेरी शादी गर्मी में ही करूंगी बस। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैंने तो सोच रखा है अपनी शादी ठंड में करूंगी, और ठंड में अपने पति के साथ हनीमून पर जाऊंगी। बहुत सारे सपने देखे हैं मैंने। ठंड में जाकर शादी लोग क्यों करते हैं, सर्दियों में तो मजा आता है शादी करने का। अभी अभी मैंने तेरे से कहा ना कि 8 नंबर का चप्पल मारूंगी तो 16 नंबर छपेगा मुंह पर। दिलवाऊं तुझे शादी के मजे, वो भी सर्दियों में। शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसी बातें करते हुए? अरे माँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी। अब मेरी कोई बहन तो है नहीं, इसीलिए आपसे शेयर करती हूँ जो भी मन में हो। और चाहे जो भी हो, शादी तो मैं सर्दियों में ही करूंगी। ठंड में शादी करने का मजा ही अलग है। तेरा दिमाग तो सही है ना शालिनी? इसी बात को लेकर दोनों माँ बेटी में खूब बहस होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शालिनी के लिए अनुज नाम के लड़के का रिश्ता आता है। शालिनी को अनुज और अनुज को शालिनी दोनों पसंद आ जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों परिवार वाले शालिनी की शादी का बढ़िया सा मुहूर्त एक पंडित से निकलवाते हैं और पंडित जी से कहते हैं, जजमान, लड़का और लड़की की कुंडली देखने के बाद इनका बहुत ही शुभ मुहूर्त मई और जून के आसपास का है। इन दोनों महीनों में आप कभी भी इनकी शादी कर सकते हो। दिन आप फिक्स कर लो खुद अपने हिसाब से। पंडित जी, नवंबर दिसंबर या जनवरी तक का कोई मुहूर्त नहीं है क्या? नहीं बिटिया, जून और मई का ही मुहूर्त है शुभ, तुम दोनों की कुंडली के हिसाब से। फिर मुझे शादी नहीं करनी पंडित जी। मेरी कुंडली के साथ विंटर में शादी के लिए बिल्कुल में मैच नहीं कर रही है। मैं तो अनुज जी के साथ शादी नहीं कर सकती। मुझे शादी करनी है तो ऐसे के साथ जिसके साथ कुंडली भी मैच करे, और शादी का जो मुहूर्त है वो भी सर्दियों का हो। ठंड में ही शादी करनी है मुझे, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अरे शालिनी, ये कैसी बातें कर रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई शादी करने को मना करता है क्या? अनुज, तुम नहीं जानते, शादी को लेकर मैंने बहुत सारे सपने संजो रखे हैं, और शादी मैं सर्दियों में ही करूंगी। शालिनी, 8 नंबर का चप्पल तेरे मुंह पे मारूंगी तो 16 छपेगा। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तुझे कितनी बार कहा है कि मैं भी सर्दियों में शादी करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर नहीं करनी मुझे शादी वादी। शालिनी का ऐसा जवाब सुनकर शालिनी की होने वाली सास मनोरमा कहती है, अरे शालिनी बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। ये मुहूर्त में यकीन तो मैं भी नहीं करती। और हाँ, तुझे अगर शादी ठंड में करनी है तो यही ठीक, मैं अपने बेटे की शादी तेरे साथ ही करवाऊंगी, वो भी कड़कती हुई ठंड में। अब शालिनी की शादी अनुज के साथ बिना मुहूर्त के जनवरी के महीने में फिक्स हो जाती है।
हर तरफ खुशियों का माहौल था। देखते ही देखते शालिनी की शादी का दिन भी आ जाता है और इसी तरह से हंसी खुशी शालिनी की शादी अनुज के साथ हो जाती है। शादी के अगले ही दिन मनोरमा शालिनी से कहती है, अरे बहू कहाँ है तू? किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, जा जाकर धो उसे। ठीक है माँ जी, अभी बर्तन धोती हूँ। शालिनी जैसे ही किचन में जाती है, किचन में खूब सारा बर्तनों का भंडार लगा था। बर्तन धोने के लिए जैसे ही पानी छोड़ती है, पानी बहुत ज्यादा बर्फ की तरह ठंडा था। ये देखकर शालिनी किचन से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी किचन में तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा हाथ ही जल जाएगा मेरा। मैं बर्तन कैसे धोऊं? गर्म पानी नहीं है क्या? अरे नहीं बहू, ठंड में पानी ज्यादा ठंडा हो जाता है और वैसे भी तुझे तो ठंडी चीजें बहुत पसंद है। तू एक काम कर, ठंडे पानी से ही बर्तन धो। और मेरे घर में गर्म पानी नहीं है। और हाँ, ठंडे पानी से पोछा भी लगाना, नहाना भी ठंडे पानी से। ठंडे पानी से ही तुझे सारा काम करना है, क्योंकि तुझे तो ठंडी चीजें बहुत पसंद है। वैसे भी शादी तूने ठंड में की है, तो ठंड का असली मजा तो तुझे आना ही चाहिए। इतना बोलकर मनोरमा वहाँ से चली जाती है। तभी शालिनी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये भगवान, ठंड में शादी करने के चक्कर में मुझे ये सब कुछ करने को मिल रहा है। मैंने सोचा था शादी के बाद हनीमून पर जाऊंगी, आराम से मेरे घर में नौकर होंगे जो मुझे खाना बनाकर खिलाएंगे, मैं तो आराम करूंगी। लेकिन मेरे सारे अरमानों पर तो पानी फिर गया। एक तो ठंड में सुबह उठने का मन नहीं करता, इतना सारा काम करना पड़ता है। इस तरह से मनोरमा शालिनी के नाक में दम कर देती है। उसे हर समय ठंडी में शादी करने का टोन मारा करती और उससे ठंड में खूब सारा काम करवाती। ये देखकर शालिनी को कहीं ना कहीं अपनी गलती महसूस होने लगती है। इस सर्दी में शादी करके उसने गलती कर दी थी। एक दिन शालिनी अपनी माँ को फोन करके उनसे कहती है, माँ मुझे लग रहा है सर्दी में शादी करके मैंने गलती कर दी। एक तो मुझे घर का काम करना नहीं आता, ऊपर से अचानक वो भी सर्दियों के मौसम में मुझे काम करने को मिल रहा है। मेरी हालत खराब हो रही है। अगर आपके कहे अनुसार गर्मियों में मैं शादी कर लेती तो धीरे धीरे करके काम करने की हैबिट भी बन जाती, फिर मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है माँ। कोई बात नहीं बेटा, ये सर्दियों में शादी करने का तो असली मजा है। शालिनी गुस्से में फोन रख देती है। फिर शालिनी को एहसास होता है कि अक्सर बड़े जो कहते हैं वही सही होता है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति था, जिसका छोटा सा ढाबा था। रमेश का ढाबा काफी अच्छा चल रहा था। वो अपनी बीवी और माँ का भी काफी अच्छे से देखभाल रख पा रहा था, पर शायद किसी और की उसके ढाबे पर नजर चली गई थी। ऐसे ही एक दिन रमेश के ढाबे पर एक व्यक्ति आता है, जिसका नाम मोतीलाल था। हम दूर शहर से आए हैं। हम जैसे ही गांव में एंटर किए, हमको तुम्हारे ढाबे के बारे में पता चला। बहुत नाम सुना है तुम्हारे ढाबे का। लोग कहते हैं पैसा वसूल खाना बनाते हो तुम। इसी बात पर अपने ढाबे का फेमस खाना हमारे टेबल पर लगा दो, हम बैठे हैं। मालिक बस 10 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी 10 मिनट के अंदर अंदर आपका खाना आपकी टेबल पर लेकर आता हूँ। अरे दिशा, जल्दी से अपने ढाबे का स्पेशल नान छोले की सब्जी और पनीर रायता तैयार कर दो। हाँ रमेश जी, बस अभी 10 मिनट में खाना तैयार करती हूँ, आप जब तक टेबल साफ कर दीजिए। दिशा की आवाज जितनी मीठी थी उतनी ही सुंदर खुद दिशा भी थी। अब जैसे ही मोतीलाल की नजर दिशा पर पड़ती है, वो उसके रंग रूप का दीवाना हो जाता है और उसके मन में दिशा को पाने की इच्छा जाग जाती है। इतनी सुंदर औरत है, ऐसी सुंदर औरत की तलाश तो हम कर रहे थे, पर ये इस ढाबे वाले को कैसे मिल गई। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी मोतीलाल हैं, हमारे पास धन दौलत की कमी नहीं है। बस थोड़े से हीरे मोती इस औरत को दिखाना है, फिर देखो कैसे लट्टू होकर ये औरत हमारे पीछे पीछे नाचेगी। अब क्या था, अब मोतीलाल रोज दिशा को देखने के लिए उसके ढाबे पर आने लगता है, परंतु मोतीलाल की बुरी नजर दिशा भांप लेती है और ये सारी बात अपने पति रमेश को बता देती है। रमेश जी, मुझे इस आदमी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये हमेशा ढाबे पर खाने के लिए आता है, पर कभी भी पूरा खाना खत्म करके नहीं जाता, बस खाना लेकर बैठ जाता है और मुझे ही घूरता रहता है। आज तो इस आदमी ने हद कर दी। क्या हुआ दिशा, मुझे बताओ। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी इसी वक्त इसे अपने ढाबे से धक्के मारकर निकाल दूंगा। रमेश जी, आज जब मैं इसे पानी देने गई तो इस बदतमीज इंसान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ। इस आदमी पर तो मुझे शुरू से ही शक था, पर ग्राहक भगवान के समान होते हैं, इसलिए मैं इसका आदर कर रहा था।
और कोई मेरी बीवी की तरफ गंदी नजरों से देखे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जैसे ही रमेश को पता चलता है कि मोतीलाल की नजर उसकी बीवी पर है, रमेश अपना आपा खो बैठता है और मोतीलाल की खूब पिटाई करता है, जिसके बाद मोतीलाल भी ठान लेता है कि वो रमेश को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और मोतीलाल कुछ ऐसा ही करता है। एक दिन रात को जब रमेश ढाबा बंद कर रहा होता है तो वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और ढाबा का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं। अरे भाई, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मेरे ढाबे का सामान इस तरह से क्यों फेंक रहे हो? कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो मुझसे? हम सब मोतीलाल के आदमी हैं और मोतीलाल तेरी बर्बादी चाहता है। भाइयों, इस आदमी को इसी ढाबे के अंदर बंद करके दुकान में आग लगा दो। इस तरह से गुंडे पहले रमेश को खूब मारते हैं और उसे उसी के ढाबे में बंद करके उसके ढाबे में आग लगा देते हैं, जिसमें रमेश काफी हद तक जल जाता है। साथ ही साथ रमेश विकलांग भी हो जाता है। अब रमेश कुछ नहीं बोल पाता, जिस वजह से दिशा और उसकी सास सुमित्रा को कुछ पता नहीं चल पाता कि आखिर रमेश के साथ उस रात हुआ क्या था। समय यूं ही बीतता जाता है और उनकी गरीबी बढ़ने लगती है। अब दोनों सास बहू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। बहू, जब रमेश सही था तब सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। जैसे ही रमेश की ऐसी हालत हुई, हम तो रोड पे ही आ गए। माँ जी रोइए मत, हमने आज तक कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, इसलिए हम आगे भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, बल्कि अपनी मेहनत की रोटी खाएंगे। इतना बोलकर दिशा काम की तलाश में निकल जाती है, परंतु पूरा दिन निकल जाता है और उसे कहीं काम नहीं मिलता। इसी तरह से एक हफ्ता गुजर जाता है और दिशा को कहीं काम नहीं मिलता। जब दिशा के भाई को ये बात पता चलती है कि रमेश की ऐसी नाजुक हालत है, तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर आता है। दीदी, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं तुझे क्या बताती, जब से तेरा रिश्ता खराब हुआ है तब से तो खुद तू दूसरों के पास नौकरी कर रहा है। ऐसे में मैं तुझे बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी मेरे भाई। दोनों भाई बहन आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है और जैसे ही पता चलता है कि दिशा के भाई का ऑटो खराब है और वो खराब ऑटो घर में रखा है, तो सुमित्रा बोलती है, मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों सास बहू मिलकर खुद का ढाबा चलाएंगे। क्या हुआ अगर हमारा ढाबा जल गया तो? इतना सारा नुकसान हो गया तो? और अगर तेरे भाई का रिक्शा खराब हो गया तो क्या हो गया? उसके पास ऑटो है ना, उस ऑटो में हम अपना ढाबा खोलकर फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। भाई, क्या हम तेरा वो खराब रिक्शा ले सकते हैं? हाँ दीदी, क्यों नहीं। वैसे भी मैं खराब ऑटो का क्या करूँगा? मैं तो उसे बेचने वाला था। अगर वो तुम्हारे काम आ सकता है तो उसे तुम ही रख लो। इस तरह से वो खराब ऑटो ले लेते हैं और दिशा अपनी सास के साथ मिलकर ऑटो में अपना छोटा सा ढाबा खोलती है, क्योंकि गांव वाले इसके बारे में और उसके ढाबे के बारे में पहले से ही जानते थे। इसलिए जैसे ही उनको पता चलता है कि दिशा ने ऑटो रिक्शा में अपना ढाबा खोला है, तो उसके सभी ग्राहक उससे एक बार फिर से जुड़ जाते हैं और इस तरह से गरीब सास बहू अपना ऑटो रिक्शा ढाबा चलाने लगती हैं। माँ जी, लगता है बहुत जल्दी हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे और फिर हम रमेश जी का अच्छे से इलाज करवा पाएंगे। रमेश जी अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों सास बहू की मेहनत रंग लाती है। बहुत जल्द रमेश ठीक भी हो जाता है और ठीक होने के बाद सबसे पहले वो अपनी बीवी और माँ को सारी सच्चाई बताता है। अब रमेश अपनी बीवी और माँ के साथ पुलिस स्टेशन जाकर मोतीलाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है। इंस्पेक्टर साहब, उस आदमी ने हमारा जीना हराम कर रखा है, इसलिए आप इसे कड़ी से कड़ी सजा देना। वो तो भगवान का भला है जो मेरे पति बच गए और अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तुम फिक्र मत करो, उस मोतीलाल के खिलाफ पहले भी कई बार रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। इस बार वो मोतीलाल बचेगा नहीं। अब देखते हैं कौन उसे छुड़वाता है। अब हमारे पास पुख्ता तौर पर सबूत भी है। बस रमेश जी, कोर्ट में आप अपने इस बयान से मत मुकरना। इंस्पेक्टर साहब, जिसने मेरी जिंदगी खराब करी, मैं उसे माफ कभी नहीं कर सकता। उसके पापों का घड़ा भर चुका है। बहुत जल्द पुलिस वाले मोतीलाल को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर दिशा और सुमित्रा का ऑटो रिक्शा भी फेमस हो जाता है। माँ जी, हमारा ऑटो रिक्शा ढाबा काफी अच्छे से चल रहा है। मैंने सोचा है कि क्यों ना अब हम इसके एक ऑटो रिक्शा को 2 में बदल दे। बहू, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैंने भी यही सोचा था। अरे माँ, दिशा, सोचना क्या है? हम जो चाहते हैं वो हो रहा है।
अब जल्दी से हमें इसी तरह से अपने बिजनेस को बस बढ़ाना है और उसे नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। इस तरह से दोनों सास बहू मिलकर 1 से 2 और 2 से 4 ऑटो रिक्शा ढाबा खोल लेती हैं। इस तरह वो लोग देखते ही देखते दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाती है। मुन्नी की सौतेली माँ आए दिन उस पर अत्याचार किया करती थी। घर का सारा काम उससे करवाती थी, साथ ही उसे बहुत मारा पीटा भी करती थी। ऐसे ही एक दिन मुन्नी अपनी माँ के लिए रोटी बना रही होती है और उससे 1-2 रोटियां जल जाती हैं। जली रोटियां देखकर मुन्नी की माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वह रसोई की तरफ आती है और मुन्नी से कहती है, अरे निकम्मी, सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है, तुझसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता है। ये जो रोटियां जलाई है ना, इसकी भरपाई क्या तेरी वो मरी हुई माँ आके करेगी? माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती से जल गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि आगे से अब नहीं होगा ऐसा, लेकिन आज जो गलती हुई है उसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। नहीं माँ, मुझे मत मारो, मैं अब गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो माँ, मैं अब ध्यान से काम करूंगी, गलती से भी कुछ भी गलत नहीं करूंगी, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो माँ, मुझे मत मारो। मेरे अंदर दया भाव की कोई चीज नहीं है, तुझे लेकर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तू तो तेरी मरी हुई माँ की बेटी है। तू मेरी अपनी बेटी बिल्कुल नहीं है जो मैं तुझ पर अपनी दया दिखाऊं, तुझे प्यार करूं, तेरा ध्यान रखूं, समझी? तू मेरी सौतेली बेटी है और मैं तुझसे सौतेला व्यवहार करके कुछ गलत नहीं कर रही। और वैसे भी तूने जो गलती की है ना, वो माफी के लायक नहीं है। इतनी बड़ी हो गई है और तुझे घर का काम नहीं करना आता। अगर मैं तुझे घर का काम ना सिखाऊं तो सारी दुनिया मुझे ही कोसेगी कि बेटी को कुछ नहीं सिखाया। इतना बोलकर मुन्नी की सौतेली माँ पास में रखा चिमटा गर्म करके मुन्नी का हाथ जला देती है। मुन्नी बेचारी दर्द से कराहती रहती है, चिल्लाती रहती है, मगर उसकी माँ इतनी निर्दयी होती है कि उसको उसका दर्द महसूस ही नहीं हो रहा होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मुन्नी गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी उसकी माँ उसको गुस्से से देखती है और आवाज लगाकर घर में बुलाती है और उस पे गुस्सा करते हुए कहती है, निकम्मी, सारा दिन बस खेल कूद ही नजर आता है, तुझे घर में इतना सारा काम है, ये सब कौन करेगा? तेरी वो मरी हुई माँ। माँ, आप मुझे मार लो, पीट लो, मगर मेरी माँ को कुछ मत बोलो। ओहो, बहुत बुरा लग रहा है माँ के लिए ये सब सुनकर, हाँ? इतना बोलकर मुन्नी की माँ उसको डंडे से बहुत मारने लगती है। मुन्नी को मार मार कर उसकी माँ उसकी हालत खराब कर देती है। बेचारी मुन्नी रो रो कर खुद का बुरा हाल कर लेती है। बेचारी मुन्नी को अपनी माँ का अत्याचार आए दिन सहना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन मुन्नी की माँ अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ योजना बना रही होती है और वो खुद से कहती है, इस मुन्नी की बच्ची का कुछ न कुछ तो करना ही होगा, नाक में दम कर रखा है, मगर समझ में नहीं आ रहा कि करूं क्या। इसे घर से निकालने से अच्छा है कि इस दुनिया से ही निकाल दो, ताकि ना रहे बांस और ना बजे कभी बांसुरी। इतना बोलकर मुन्नी की माँ घर से बाहर एक सपेरे के पास जाती है। वहां से एक जहरीला सांप लेकर आती है और उस सांप को लेकर मुन्नी के बिस्तर पर छोड़ देती है और खुद घर से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मुन्नी घर का काम निपटाकर अपने बिस्तर पर बैठने आती है। तभी उसका हाथ उस सांप के ऊपर जाता है, लेकिन मुन्नी उससे डरती नहीं है, बल्कि उस सांप के आगे हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हुए कहती है, हे नाग देवता, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अभी अनजाने में आपको मैं चोट पहुंचा देती, मुझे माफ कर दो। मुन्नी की बात सुनकर सांप मुन्नी से कहता है, अरे मुन्नी, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ, मैं एक जादुई सांप हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद? लेकिन आप मेरी क्या मदद करोगे? मुन्नी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है। आए दिन तुम्हें मारती है, पीटती है, यहाँ तक कि कई कई दिन तक तुम्हें खाने को भी कुछ नहीं देती। मैं सब कुछ जानता हूँ और तुम्हारी माँ मुझे यहाँ लेकर आई है ताकि मैं तुम्हें डस लूँ और तुम्हारी मौत हो जाए। लेकिन मैं एक जादुई सांप हूँ और मैं भले लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता। तुम एक अच्छी बच्ची हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा।
बल्कि मैं बुरे लोगों को हमेशा नुकसान पहुंचाता हूँ ताकि उनको उनके कर्मों की सजा मिल सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुन्नी की माँ को समझ में नहीं आता कि सांप ने मुन्नी को क्यों नहीं काटा। ऐसे ही मुन्नी सांप के साथ खेला करती, उससे बातें किया करती और उसके साथ समय बिताया करती, लेकिन वो सांप सिर्फ और सिर्फ मुन्नी को ही दिखाई देता। उसकी माँ इस बात से अनजान थी कि वो उसके लाए हुए सांप के साथ बातचीत करती है या समय बिताती है। ऐसे ही एक दिन वो जादुई सांप मुन्नी को एक सोने का अंडा देता है। मुन्नी बहुत ही मासूम होती है। वो ये सोने का अंडा ले जाकर अपनी माँ को दे देती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये देखो, सोने का अंडा। ये अंडा उस जादुई सांप का है। जादुई सांप का अंडा, वो भी सोने का? मुन्नी की सौतेली माँ थोड़ी देर शांत हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये वही सांप है जो वो घर में लेकर आई थी। मुन्नी की माँ होती तो बहुत ही लालची किस्म की औरत है। वो झट से मुन्नी के हाथ से अंडा छीन लेती है और उसे अंदर भगा देती है। थोड़ी देर बाद मुन्नी की माँ अंडा लेकर एक सुनार की दुकान पर जाती है। तभी रास्ते में वो जादुई सांप आता है, उसकी माँ को काट लेता है। मुन्नी की माँ जमीन पर गिर जाती है और तुरंत दम तोड़ देती है। ऐसे ही समय बीतता है और मुन्नी जादुई सांप के साथ रहने लग जाती है। धीरे धीरे मुन्नी अब युवा अवस्था में आ जाती है। वो जादुई सांप हमेशा के लिए मुन्नी के साथ रहता है, उसके हर सुख दुख में उसका साथ देता है। वो जादुई सांप हमेशा मुन्नी को एक सोने का अंडा दिया करता, जिसे बेचकर मुन्नी अपना पेट पाला करती और अपने जैसे गरीब लोगों की मदद किया करती थी।